कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को रूपा भौजी का तहे दिल से जोहार नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, मेरी ओर से भी आप सबों को बहुत बहुत जोहार। बिल्कुल, तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। क्यों देखना है ना कृषि समाचार? बिल्कुल भौजी, जानकारी जो लेनी है, क्यों? नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशु शिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। रांची के किसानों को 50% अनुदान पर मिलेगा मिनी राइस मिल। सिंचाई की सुविधा हो तो गेहूं के लिए करें 5 से 6 सिंचाई। गेंदा फूल के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा बसंती। अब समाचार विस्तार से। कृषि प्रभाग झारखंड सरकार की ओर से पूर्वी भारत में हरित क्रांति विस्तार योजना के तहत रांची जिला के किसानों के बीच कृषि यंत्र मिनी राइस मिल का वितरण किया जाएगा। इसमें सरकार की ओर से किसानों को 50% अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना से लाभ लेने के लिए रांची जिला के किसान जिला कृषि कार्यालय में 21 जनवरी 2016 तक अपना आवेदन पत्र जमा कर दे। बीते दिनों रांची जिला के मांडर प्रखंड स्थित गुड़गुड़जारी गांव में रामकृष्ण मिशन आश्रम की ओर से किसान मेला का आयोजन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत, विधायक गंगोत्री कुजूर और स्वामी भवेशानंद ने संयुक्त रूप से मेला का उद्घाटन किया। इसमें आसपास के गांवों के किसानों ने कृषि उत्पाद सहित पशु पक्षियों की प्रदर्शनी लगाई। मेले में किसानों को उन्नत खेती के गुर बताए गए और बेहतर प्रदर्शनी के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। किसान भाई गेहूं फसल के बेहतर उत्पादन के लिए सिंचाई प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें। यदि पटवन के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो तो पूरे फसल के दौरान 5 से 6 सिंचाई कर सकते हैं। इसमें 25 से 30 दिन का अंतराल रखें। गेहूं की खेती कर रहे ऐसे किसान जिनके पास एक सिंचाई की सुविधा हो वे बुआई के 21 दिन बाद सिंचाई करें। जिनके पास 2 सिंचाई की सुविधा हो वे पहली सिंचाई बुआई के 21 दिन बाद और दूसरी सिंचाई फूल लगने के समय करें। जिनके पास 3 सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो वे पहली सिंचाई 21 दिन बाद, दूसरी सिंचाई फूल लगने के समय और तीसरी सिंचाई दाना में दूध भरने के समय करें। ये ध्यान रखें किसान भाई कि 25 से 20-30 दिनों के अंतराल पे अगर आप सिंचाई झारखंड में जो रिसर्च के द्वारा प्राप्त किया गया है कि 25 से 30 दिनों के बाद 5 सिंचाई से 6 सिंचाई अगर आप किसान भाई करते हैं तो उनको गेहूं फसल की बहुत अच्छी फसल उत्पादन होती है। लेकिन अगर उनके पास कम सिंचाई उपलब्ध है, एक सिंचाई उपलब्ध है तो CRI स्टेज पे करें, 2 सिंचाई उपलब्ध है तो CRI स्टेज और फ्लावरिंग स्टेज पे करें, और 3 सिंचाई उपलब्ध है तो CRI स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज और डफ स्टेज जो कि दुग्धावस्था बोलते हैं उस सब स्टेज पे करेंगे तो उनको ज़्यादा लाभ मिलता है। किसान भाई अगले महीने फरवरी में भी बागवानी फसल गेंदा फूल लगा सकते हैं। गेंदा फूल के बेहतर उत्पादन के लिए पूसा बसंती, पूसा नारंगी, लेमन ड्रॉप, ऑरेंज ड्रॉप, फ्लेम या रस्टी रेड नामक उन्नत प्रभेद का चयन कर सकते हैं। गेंदा फूल की बुआई में 1.5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। इसमें अफ्रीकन किस्म के गेंदा की बुआई में कतारों के बीच 40 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें। जबकि फ्रेंच किस्म वाले गेंदा की बुआई में कतारों और पौधों के बीच 20-20 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए गेंदा फूल के अफ्रीकन किस्मों में पूसा बसंती, पूसा नारंगी, लेमन ड्रॉप या ऑरेंज ड्रॉप लगाएं, जबकि फ्रेंच किस्मों में फ्लेम या स्टडी रेड लगा सकते हैं। इनकी उपज क्षमता 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। गर्मी में खेत की जोताई के लिए सबसे उपयुक्त होता है ट्रैक्टर चालित रोटावेटर। पशु चालित देसी हल या कल्टीवेटर से 3 से 4 बार जुताई करना या एक बार रोटावेटर से जुताई करने के बराबर होता है। इस लिहाज से सख्त मिट्टी वाले खेत की जोताई के लिए कृषि उपकरण रोटावेटर का उपयोग ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टमाटर फसल की खेती कर रहे किसान
चलिए आज जानते हैं अगेती और पिछेती ब्लाइट रोग के रोकथाम के उपाय। किसान भाई टमाटर फसल को अगेती और पिछेती ब्लाइट रोग से बचाने के लिए मैंकोजेब या कैप्टन नामक दवा की 1.25 से 1.5 लीटर मात्रा 700 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। जरूरी हो तो 10 दिन बाद दोबारा छिड़काव कर सकते हैं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति चाईबासा में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1,500 रुपए से 2,000 रुपए, चावल मध्यम 2,100 रुपए से 2,500 रुपए, चावल उत्तम 2,200 रुपए से 2,600 रुपए, गेहूं 2,200 रुपए से 2,400 रुपए, दाल अरहर 12,500 रुपए से 14,000 रुपए, दाल मसूर 6,800 रुपए से 7,200 रुपए, दाल चना 6,300 रुपए से 6,700 रुपए, चीनी 3,200 रुपए से 3,300 रुपए, आलू 700 रुपए से 800 रुपए और प्याज 1,500 रुपए से 1,600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार। इसमें आपने ली कृषि से संबंधित तमाम जानकारी, मौसम के मिजाज से भी अवगत हुए और मंडी के भाव को भी आपने जाना। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर लेंगे हम एक छोटा सा और प्यारा सा विराम। कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत गए और आए। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। आज आपके लिए हमारे मंगरा भाई कुछ खास जानकारी लेकर के आए हैं। तो मंगरा भाई, आज कौन सी जानकारी आप दिलवाने वाले हैं हमारे किसान भाई बहनों को? बिल्कुल सही बोली भौजी, आज की जानकारी वाकई बहुत खास है। अच्छा? देखिए भौजी, हमारे तमाम किसान भाई सरसों की खेती कर रहे हैं। वो तो ऐसे है। में जरूरी है कि वो उसकी समुचित देखभाल करें। तो इसके लिए वो क्या करें क्या नहीं करें, आइए इस पर हम अपने विशेषज्ञ की राय लेते हैं। और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुदर्शन मौर्य। आइए लेते हैं जानकारी। किसान भाइयों, आपके खेत में सरसों की फसल लगी हुई है, उसकी देखभाल कैसे करें? डॉक्टर साहब, सबसे पहले किसान भाइयों को ये बताएं कि इसमें कौन कौन सी बीमारी आता है और किसान उससे कैसे बचाव करें। बहुत ही अच्छा सवाल किया विजय जी। देखिए, अभी हमारे किसान भाई जो है, ज़्यादातर किसान भाई सरसों लगा चुके हैं और खड़ी फसल में कौन कौन सी बीमारी आती है उसके बारे में किसान भाइयों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी फसल रहेगी तो अच्छी जो पैदावार आपको मिलेगी। तो मुख्य तौर पे जो इसमें बीमारियां आती हैं उनके बारे में मैं किसान भाइयों को बता दूं कि अभी जैसे ही पत्तियों के आप देखेंगे कि सरसों के खेत में शुरू के दिनों में पत्तियाँ काफ़ी निकली हुई रहती हैं, उसके बाद फूल स्टार्ट होता है, फिर फली लगना स्टार्ट होती है। तो जब पत्ती जब ज़्यादा संख्या में लगी होती है तो उस समय जो है एक बहुत ही कॉमन बीमारी आती है जिसको बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। दूसरा होता है
अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट और तीसरा होता है डाउनी मिल्ड्यू। इन बीमारियों में आप देखेंगे मुख्य तौर पे सबसे पहले जो है आता है अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, जिसको कि भूरा चित्ता रोग भी बोलते हैं या टारगेट स्पॉट डिजीज भी बोलते हैं। इसमें होगा क्या, आप देखेंगे कि पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे भूरे रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। ये चकत्ते आपस में मिलके बड़े चकत्ते का रूप ले लेते हैं भूरे रंग के, और उसको यदि आप ध्यान से देखें तो उस पर जो है आपको टारगेट बोर्ड जैसा दिखाई देगा। इससे आप पहचान जाओगे कि आपके खेत में अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट लगा है या भूरा चित्ता रोग लगा है। तो यह बीमारी जैसे ही आपको समझ में आया कि इस तरह के रोग हमारे खेत में दिखाई पड़ रहा है, तुरंत जो है इसके लिए आपको नियंत्रण के तरीकों पे जाना पड़ेगा। इसके बाद दूसरी बीमारी आती है डाउनी मिल्ड्यू। ये डाउनी मिल्ड्यू जैसे आप देखेंगे जैसे ही फली लगना स्टार्ट होता है उस समय दिखाई पड़ता है। ये डाउनी मिल्ड्यू में होगा क्या कि डाउनी एक जो फंगस होता है स्क्लेरोस्पोरा, वो जो करता क्या है कि फंगस जो इसकी फली के ऊपर डाउनी ग्रोथ करता है, जिसके कारण से फल का आकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। साथ ही साथ जो है फल जो है अनियमित आकार के बदल जाते हैं। कभी कभी आप देखेंगे रोग की उग्र अवस्था में फूल जो होता है बहुत बड़े बड़े फूल हो जाते हैं जो कि फल नहीं बनाते हैं। तो ये डाउनी मिल्ड्यू के लक्षण है। साथ ही साथ एक जो है और बीमारी आती है व्हाइट ब्लिस्टर, फफोला रोग, सफ़ेद फफोला रोग होता है। इसमें आप पत्तियों के ऊपर आप देखेंगे कि ऊपर सफ़ेद फफोले जैसा दिखेगा, लेकिन नीचे आप देखेंगे थोड़ा सा जो है ब्लिस्टर टाइप का होगा, यानी नीचे उसकी पत्तियां जो स्किन फटती है तो उसमें जो है वाइट पाउडर जैसा अपीयरेंस निकलता है। वो भी एक जो है फफूंद होता है, उसके द्वारा होता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एल्बुगो कैंडिडा। ये बीमारी जो है इससे आती है। और चौथा हमने बताया पाउडरी मिल्ड्यू, जो कि थोड़ा लेट स्टेज में आता है। जैसे ही इसमें फली लग जाती है, फली में दाने भरना स्टार्ट होते हैं, उस समय जो है आता है। तो ये जो बीमारी के कारण से जो आप देखेंगे कि फूलों में जो दाने लगते हैं वो दाने बहुत ही छोटे छोटे बनते हैं। अब किसान भाइयों को बताएं कि इसका बचाव कैसे करें, नियंत्रण कैसे करें कि उनका फसल काफ़ी बढ़िया हो इस बीमारी से। तो जैसे सबसे पहले हमने बताया भूरा चित्ता रोग या अल्टरनेरिया ब्लाइट। इसमें क्या होता है कि पत्तियों के ऊपर चकत्ते पड़ जाते हैं। तो इस तरह के लक्षण आप देखेंगे शुरू में इक्का दुक्का पौधे में दिखाई पड़ेगा, लेकिन यदि आप ध्यान न दें तो जो तेज़ी से वो जो पूरे खेत में फैल जाता है। तो जैसे ही इक्का दुक्का धब्बे आपके खेत में दिखाई दे, तुरंत जो है एक दवा बहुत ही कॉमन है जो कि बाज़ार में उपलब्ध है, कवच, क्लोरोथैलोनिल इसमें मुख्य एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। उसको ले लीजिए और उसको 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करें, तो ये बीमारी नियंत्रित हो जाती है। यदि यह दवा भी उपलब्ध न हो तो दूसरा आप जो साफ के नाम से एक दवा आती है जिसमें मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम का मिक्सचर होता है। इस दवा को आप जो है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव कर दें तो आपकी बीमारी नियंत्रित हो जाती है। इसके बाद हम जो है डाउनी मिल्ड्यू के बारे में बताएं कि डाउनी मिल्ड्यू में भी जो है आप देखेंगे डाउनी ग्रोथ होता है पत्तियों के ऊपर, तने के ऊपर, और फल का आकार अनियमित आकार का हो जाता है। फल में दाने नहीं बन पाते हैं, फूल का आकार अनियमित हो जाता है। तो इस तरह के यदि आपको लक्षण दिखाई देते हैं तब वहाँ पे आप जो है डायथन M45 का छिड़काव करें। यदि यह दवा उपलब्ध न हो तो आप रीडोमिल ले सकते हैं, मेटालैक्सिल ले सकते हैं। इनको जो है 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करेंगे तो ये बीमारी नियंत्रित हो जाती है। और तीसरी जो बीमारी मुख्य तौर पे आती है वो आती है पाउडरी मिल्ड्यू। जब जिस समय आपके फली में दाने भरने की स्थिति में होते हैं उस समय जब बीमारी आती है तो फली में जो है दाने छोटे आकार के रह जाते हैं। इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए सल्फर फंजीसाइड सबसे अच्छी दवा है। 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ डाल के छिड़काव करना है। यह दवा उपलब्ध न हो तो आप साफ ले सकते हैं, उसको जो है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करेंगे तो ये बीमारी नियंत्रित हो जाएगी और आपकी फसल अत्यधिक पैदावार देगी। अब हम जानना चाहेंगे कि किसान भाई को अगर इस खेत में लगा हुआ है ये सरसों, तो और कौन से कीड़े आते हैं जिससे वो, और पीला रंग जो होता है कीड़ों के लिए बहुत ही आकर्षक फील्ड होता है कि कीड़े जो है खींचे चले आते हैं। तो ऐसे केसेस में एक प्रमुख रूप से जो कीड़ा आता है जिसको हम बोलते हैं लाही या माहो, यह बीमारी जो है तने के ऊपर आके आप देखेंगे फूल जहाँ से निकलना स्टार्ट होता है उसी के पास आके चिपक जाएंगे और वहीं से रस चूसते हैं। साथ ही साथ इनमें आप देखेंगे आज यदि आप देखेंगे 2-3 हैं, कल आप आएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे एकदम झुंड बढ़ जाता है, यानी बड़ी तेज़ी से इनका जो है वृद्धि विकास होता है। तो इस तरह की यदि आपको माहो खेत में दिखाई दे तुरंत जो है रोगोर डाइमेथोएट जो कि बाज़ार में उपलब्ध है
उसको आप ले लें, 2 ml प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करें। यह दवा उपलब्ध न हो तो आप एक तारा ले सकते हैं, एसी फेट ले सकते हैं, इसको भी जो है 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करें तो आपके खेत में जो कीड़े मकोड़े लगते हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे और आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने सरसों में लगने वाले रोग, कीट, उसके नियंत्रण के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। आशा करते हैं आप उसका प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होंगे और अपने फसल को नुकसान से बचाएंगे। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों, नमस्कार, जोहार। वाह, बहुत ही बढ़िया जानकारी रही, बिल्कुल है ना? जी। लेकिन दूसरी जानकारी देने से पहले हम ले लेंगे एक छोटा सा विराम और दिखाएंगे आपको संदेश। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। राम राम काका, कहाँ चल दिया? अरे भाई, फसल में कीटनाशी का छिड़काव करने जा रहा हूँ ताकि फसल सुरक्षित रहे। और अपनी सुरक्षा? अपनी सुरक्षा मतलब काका, कीटनाशी का छिड़काव करते वक्त अपने शरीर को पूरी तरह ढक लेनी चाहिए, खास करके नाक, मुंह और आँख को। हाथ में दस्ताने पहनकर ही कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि काका, कीटनाशी विषैले होते हैं, इससे हमारा स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है और इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। हाँ। किसान भाइयों, विराम के बाद फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल। तो अब मेरी बारी है, मैं जानती हूँ, तो आप भी तैयार हैं ना? मैं जानकारी आपको दिलवाने वाली हूँ। जानकारी आज की है सेम की उन्नत खेती और प्रभेद के बारे में, तो फटाफट देखिए और लाभ उठाइए। हम लोग आज बिरसा कृषि विद्यालय के प्रांगण में हैं, जहाँ के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी, जो उद्यान विभाग में कार्यरत हैं। आज हम लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं सेम की खेती एवं उनके प्रभेद कौन कौन से होते हैं। इसी विषय पर विशेष जानकारी हासिल करते हैं डॉक्टर साहब से। सबसे पहले हमारे किसान भाई को बताएं कि उन्नत खेती के लिए, अच्छी खेती के लिए कौन उपाय किया जाए, कैसा उपाय किया जाए ताकि सेम का उत्पादन ज़्यादा ज़्यादा किसान भाई कर सकें। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, सेम दलहनी फसल है और दलहनी फसल में निश्चित रूप से पर परागण की क्रिया ज़्यादा होती है। ये दलहनी फसल खासकर सेम को जगह पूरा चाहिए, इसलिए इसकी दूरी को मेंटेन करते हैं। और चूंकि ये लत्तर जैसी होती है, इसलिए इसको सपोर्ट भी चाहिए, इसलिए इसमें झांकी या स्टेकिंग करते हैं, जिसको हम लोग झांकी जैसा कहते हैं, सूखी लकड़ी वगैरह के लिए सपोर्ट करते हैं, या तार से या रस्सी से। तो जगह सही मिले, भगवान के द्वारा दी हुई चीज़ें सही मिले, जैसे मिट्टी सही हो, जल सही हो और आदमी संरक्षण वगैरह इसका सही हो, इसका हम लोग विशेष ख्याल रखते हैं। डॉक्टर साहब, चूँकि हम लोग का टॉपिक है आज प्रभेद जी, इसका तो कौन सा प्रभेद ऐसा हो ताकि किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा उपज ले पाए? जी, जी। किसान भाइयों, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये बिल्कुल पर परागण क्रिया ज़्यादा होती है, इसलिए प्रभेद का चुनाव बहुत ही ज़रूरी है। संदीप जी, आपने सही प्रश्न किया, इसलिए कि जो लगाएंगे वही तो हम काटेंगे, वही तो हम पाएंगे। इसलिए उन्नत प्रभेद में इसका वैसे तो किसान भाई लगा चुके होंगे, अभी फूल आ रहा है, हल्का फल आ रहा है, बल्कि मार्केट में अर्ली वैरायटी के पॉट भी आने लगे हैं, बिकने लगा है। लेकिन जो किसान भाई लगाए होंगे या अभी लगाना चाहते हैं, उनके लिए बता दें कि सेम की उन्नत प्रभेद हैं पूसा अर्ली प्रोलिफिक, पूसा सेम 2, पूसा सेम 3। इसके अलावा अगर मिल जाता है तो अर्का जय, अर्का विजय, ये प्रभेद आप लगा सकते हैं। हालांकि आप लगा लिए हैं तो ठीक है,
आगे के लिए ध्यान रखें और अभी लगाने वाले हैं तो तुरंत इसका इस तरह के बीज की व्यवस्था कर लें। अब ये बताएं कि जब लगाते हैं कि किसान भाई जो से लगा रहे होंगे अभी किसान भाई, तो उस समय वो क्या करें, खेत के लिए तैयारी किस प्रकार से करें? हम जब खेत की तैयारी करने की बात करते हैं तो निश्चित रूप से कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ना हो जाए, बहुत कम ना हो जाए, इसका विशेष ख्याल रखते हैं। जैसे जैसे पौधे को जल चाहिए तो ठीक है हम जल दें, तो बहुत ज़्यादा जल ना हो जाए, इसके लिए जल जमाव ना हो, मतलब जल निकासी की सुविधा हो, समतल हो, खेत में खरपतवार नहीं हो, इसीलिए जुताई अच्छी से कर लेते हैं। दूसरी बात कि मतलब स्थल का चुनाव इस तरह करें कि मिट्टी अच्छी हो और जल जमाव या जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो। दूसरी बात आती है कि पौधे का पोषक तत्व, पौधे फल तभी देंगे पोषक तत्वों से भरपूर जब उनको पोषक तत्व देंगे। तो पोषक तत्व में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। इसके अलावा मिट्टी की उर्वरा शक्ति वगैरह बनाए रखने के लिए और पोषक तत्व को और ज़्यादा पौधे को मिल पाए, इसकी सुविधा के लिए हम गोबर का खाद, सड़ी गोबर का खाद वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। तो किसान भाइयों, आप सेम की खेती करने जा रहे हैं तो गोबर की खाद करीब 100 क्विंटल से 150 क्विंटल यानी 10 टन से 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालें। ये गोबर का खाद जब आप बीज की बोआई करने जा रहे हो तो उससे 15 दिन पहले, मतलब अंतिम जोताई से पहले ये मिला देना चाहिए, इतनी खाद की मात्रा दे देनी चाहिए ताकि खाद मिट्टी में ठीक से मिल जाए। किसान भाइयों, आप नाइट्रोजन दे रहे हैं तो 15 किलोग्राम, फास्फोरस दे रहे हैं करीब 30 किलोग्राम और पोटास दे रहे हैं तो करीब 30 किलोग्राम। इसके हिसाब से हम खाद का चुनाव करते हैं। जैसे नाइट्रोजन में 46% यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, तो मतलब लगभग 2.25 गुना हो जाएगा यूरिया। तो मतलब 40 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 40 किलोग्राम और लगभग 30 किलोग्राम क्रमशः नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा दी जाती है। आधी मात्रा जो बची हुई है उसको 1 महीने के बाद दें बीज बोआई के, और फिर बची हुई आधी मात्रा जो बची, मतलब 1/4 जो बची है वो मात्रा जो है 2 महीने के बाद दें। इस तरह से अगर पोषक तत्व सेम को मिलेगा तो सेम का स्वास्थ्य अच्छा होगा, पौधा का स्वास्थ्य अच्छा होगा, फल अच्छा देगा, सुपोषित फल होगा और उसकी उपज अच्छी होगी, किसानों को आमदनी ज़्यादा होगी। एक चीज़ आप बोल रहे थे सिंचाई के बारे में जी, तो सिंचाई कब देंगे, कितनी मात्रा में देंगे? ये पूरी तरह निर्भर करता है कि आप कहाँ लगाए हैं, वहाँ की मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसा है। अभी के हिसाब से किसान भाइयों शुरू से ही जब आप बीज लगा रहे हो, जैसे आप बीज लगाएं उस समय सिंचाई कर देनी चाहिए। उसके बाद फिर कैसा मौसम है उसके अनुसार सामान्य तौर पे 10 से 15 दिन में देखा गया है कि इस मौसम में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन सिंचाई करने के बाद जब पानी जमाव नहीं हो उस समय फिर से खुरपी वगैरह से चला देना चाहिए ताकि पौधे के जड़ को हवा भी मिल पाए और नमी की उपयुक्तता ठीक से हो पाए, उपलब्धता ठीक से हो। किसान भाइयों को एक समस्या रहती है कि इसमें लाही का प्रकोप ज़्यादा होता है, तो इसके लिए क्या करें? हाँ, लाही का प्रकोप या कोई भी बीमारी सामान्य तौर पे जो बरसात में हम लगाते हैं उसमें ज़्यादा होती है, अभी थोड़ा कम होता है। लेकिन अभी अगर आपको लाही का प्रकोप दिखाई दे तो किसान भाइयों हम रसायन का उपयोग अभी थोड़ा वर्जित करते हैं या कम से कम करते हैं। इसलिए नीम से बना हुआ नीमिसाइड या नीम से बना हुआ कोई भी पेस्टिसाइड या दवा अगर हो तो उसका छिड़काव करें। वैसे जब बिल्कुल पूर्ण रूप से ग्रसित हो और वो उससे नहीं माने तो कीड़े के लिए डाइक्लोरवोस या क्लोरपायरिफॉस करीब 1 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए 15 दिन के अंतराल पे। और अगर पत्तियों में धब्बे जैसे कुछ लग रहे हो तो डायथेन M45 या डायथेन Z78 का छिड़काव करीब 2 ml प्रति लीटर के पानी में मिला करके 15 दिन के अंतराल पे करना चाहिए। इससे पौधे स्वस्थ होंगे, आय ज़्यादा होगी। चलिए डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी तरह से सेम की प्रभेद एवं उसकी उन्नत खेती किस प्रकार से की जाए इसके बारे में जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से, डॉक्टर साहब की तरफ से जोहार, नमस्कार जी। वाह भौजी वाह, बहुत अच्छी जानकारी थी और हम उम्मीद करते हैं कि इससे हमारे किसान भाई जरूर लाभान्वित होंगे। बिल्कुल होंगे, लेकिन हमें इंतज़ार रहता है आपके ख़तों का। फटाफट कागज़ और कलम उठा लीजिए और हमारा
पता नोट कर लीजिए ताकि आप अपने सुझाव, समस्या और हमारा कार्यक्रम कैसा लगा इसकी जानकारी हमें दे सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। हम दोनों को और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।